वो 3 आवर्स काफ़ी टफ थे मेरे लिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ाई किया है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। मुझ में उतनी हिम्मत थी नहीं जो मैं पापा को फेस कर सकूँ। हे एवरीवन, मेरा नाम आदित्य धनराज है और मैंने इस बार नीट 2025 क्लियर किया है विथ एन स्कोर ऑफ 601 और मेरी रैंक जो है वो है 1301। सो ये एक नॉर्मल स्ट्रेटजी वीडियो नहीं होने वाली है। इसमें मैं अपने जर्नी का वो पार्ट शेयर करने वाला हूँ जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी नीट की जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी जब मैंने अपना 10th बोर्ड कंप्लीट किया था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं नीट का पढ़ने के लिए कोटा जाऊँगा। तो 2021 में हमारा लॉकडाउन ईयर था, उस वजह से कोटा के क्लासेस तो बंद थे, ऑफलाइन बंद था। तो हमारा जो क्लास हुआ था पहले वो शुरुआत हुआ था ऑनलाइन क्लासेस से। तो अगस्त तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी। उसके बाद सितंबर में जब मैं कोटा गया तो कोटा काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी रास आया था कोटा और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे क्लासेस हमारी अच्छी थी, टीचर्स फैकल्टीज अच्छे थे हमारे वहाँ पे। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो खुद मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है और वो चीज़ आगे चल के मेरे एक अनदर नीट ड्रॉप एंड अनदर नीट ड्रॉप पे कन्वर्ट होने वाली है। मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमम ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है जो कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि हाँ ये दिक्कतें हैं उनके साथ। वो है कि पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। तो जब मैं कोटा गया तो मुझे उतना आइडिया था नहीं कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं बस रेगुलरली बस मैंने अगर कोटा में कोई चीज़ सही की है तो वो किया है कि मैं रेगुलर क्लास करता। तो मैं बस इतना ही करता, मैं डेली क्लासेस जाता, मैं डेली अपने क्लासेस करता, उसके नोट्स करता, फिर उसको क्लास के बाद आके मैं उसे रिवाइज तक नहीं करता। मुझे लगता था कि हाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, मैंने लेक्चर सारे कर लिए हैं, मैंने उसके नोट्स बना लिए, तो हो गया, इतना ही पढ़ना है, बस खत्म। और टीचर जो कभी कभी होमवर्क देते थे मैं कभी कभी उसको भी स्किप करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उसको बनाने का कोशिश करता था लेकिन कभी कभी उसको भी स्किप कर देता। एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं पढ़ता। तो यही करते करते 11th मेरा बीत गया। 11th में मैंने ज़्यादा अच्छे से, बहुत एक्सटेंसिवली अच्छे से पढ़ाई की नहीं। मैंने बस रेगुलरली क्लासेस किए और उसके नोट्स किए थे। उसके अलावा मैंने खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाया नहीं था क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मुझे क्लास के बाद आके क्या करनी होती है। क्योंकि हमारा जिस तरह से जो हमारा 10th बीता था मैं उसी फ्लो में था। मुझे 10th के बाद जो 11th का जो जंप होता है मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा था। मुझे आइडिया ही नहीं था कि 11th में किस तरह से पढ़ना होता है, क्या अलग चीज़ें मुझे करनी है। तो ऐसे ही हमारा 11th बीत गया। मैंने अर्ली बैच ज्वाइन किया था, मेरी क्लासेस मई में शुरू हुई थी और मिड जैन तक में हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी 11th की। तो उसके बाद हमें जो एडवांस बैच था, जो सबसे लेटेस्ट बैच था फैब का, वो हमें असाइन किया गया था 12th के लिए। बट यहाँ पर मुझसे फिर एक गलती हुई। मैंने सोचा इतना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करने का क्या ज़रूरत है। मैं उसके बाद जो एक आगे का और बैच जो था, अप्रैल में एक बैच था, फिर मैंने सोचा कि मैं अप्रैल का बैच ज्वाइन करूंगा क्योंकि ये जो फिर 2 मंथ्स रहेंगे मेरे पास, फेब और मार्च का, मैं उसमें अपना रिवाइज कर लूंगा। तो 6 अप्रैल से हमारी 12th की बैच शुरू होनी थी तो मैंने उसको अपना बैच उसमें ट्रांसफ़र करवा लिया। मैंने फेब वाला ना ज्वाइन करके मैंने अप्रैल वाला बैच ज्वाइन कर लिया और इस 2 मंथ में अपने घर चला गया। ये 2 मंथ में अपने पूरा टाइम घर पे था। जितना मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था कि मैं अपने घर पे रहूँगा, मैं रिवाइज करूँगा, अपने 11th को और स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, जो जो मेरे टॉपिक्स छूट गए होंगे मैं उसको कवर करूँगा, कुछ नहीं हुआ वैसा। मैंने कुछ वैसा नहीं किया। मैं घर पे गया, मैं एकदम यूजुअल अपना वैसा चिल मोड में आ गया था। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा इधर उधर घूमता, नॉर्मली मैं एकदम पूरा अपना दिन वैसे ही निकाल दे रहा था। तो ऐसे करते करते ही हमारे जब अप्रैल आ गया तो फिर मैं वापस कोटा गया। 6 अप्रैल से हमारा क्लासेस शुरू होने वाला था। तो 12th में जाने के बाद मेरा वापस, मुझे तब भी उतना आइडिया नहीं लगा था, बस इतना पता था कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं रीड करता लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी को याद कैसे करना होता है। पढ़ना तो सब तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, लेकिन सबको अच्छे से याद नहीं होती है, सबको अच्छे से पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी जो है हमारे मॉड्यूल्स जो थे कोटा के एलएन के, उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें थी। तो अगर मैं मॉड्यूल्स को, कुछ चैप्टर के लिए मैंने मॉड्यूल्स को भी पढ़ा, मुझे से उतना पढ़ाई हुआ नहीं, मुझसे उतना रिवाइज होता ही नहीं था, उतना याद होता ही नहीं था। बायो मेरी हमेशा से वीक रही है। मैं मेरा मेरा माइंड थोड़ा एनालिटिकल माइंड है। मैं थिंकिंग में ज़्यादा रहता हूँ। मैं क्वेश्चंस, जैसे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते थे जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़े, मैं सोचने वाले स्टूडेंट्स में से ज़्यादा था। मुझे जनरली याद नहीं होती है चीज़ें, तो इस वजह से बायो मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी बायो में।
और मुझे बायो याद करने में हमेशा से प्रॉब्लम आती थी, जबकि मेरा फिजिक्स अच्छा रहता था। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मेरी शुरू से काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि उसमें मेरा जो पढ़ने का जो तरीका होता था वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा बेटर रहता था। तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मेरे सर के बाहर ही जाते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था इनऑर्गेनिक। और रही बात ऑर्गेनिक के, तो कोटा में इतने ना अलग तरह से पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे ही पढ़ के ही निकालते हैं नीट, लेकिन वो चीज़ मुझसे वो चीज़ नहीं हुआ। कोटा में हम लोगों का क्या था कि पहले आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया, फिर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा के फिर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म 1 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 2 करके चैप्टर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में पढ़ा दिया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में जितने सारे मैकेनिज्म है हमारे, वो सब जो है इफेक्ट्स वगैरह सब पढ़ा दिया जाता था, और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में उसको और एलेबरेट करके उसके सारे जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो जहाँ जहाँ वो यूज हो रहे हैं, उसको पूरा एकदम वास्ट तरीके से उसके एक एक मैकेनिज्म में घुस के पढ़ाया जाता था। और जब एक्चुअल चैप्टर शुरू होते थे, लाइक आपके हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, ठीक है, तो उसमें बहुत शॉर्ट में, जैसे ज़्यादा उसमें एकदम इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाता था, उसमें सर एकदम लिखाते थे रिएक्शन और बोल देते थे कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इस जगह पढ़ा दिया गया, ये इसका पार्ट है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो वैसे कर करके उन लोगों ने वहाँ पे टीचर्स जो है ऐसे पढ़ाया जाता था। तो ये चीज़ मुझे उतने रास आई नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहता था, और एनसीईआरटी में उस तरह से है नहीं। वहाँ पे सर बस रिएक्शन ज़्यादा लिखाते और उसके अलावा उसमें उतना ज़्यादा लिखवाते थे नहीं, और ना ही मतलब लिखवा देते थे, बस उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि सर कहते थे कि ये चीज़ पहले से कराया हुआ है। तो मुझे वो चीज़ दिक्कतें आती थी। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक मुझे शुरू से ही समझ में नहीं आती थी। काफ़ी दिक्कतें होती थी इनऑर्गेनिक समझने में कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सा एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ये लोन पेयर कैसे, वो लोन पेयर कैसे, मतलब काफ़ी सारे हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को जो 11th-12th में जो पढ़ रहा है, जो दिक्कतें आती थी वो सब मुझे भी आती थी। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेरी खराब। बायो मुझसे याद नहीं होती। बायो में सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी वो पढ़ाते थे। एलएन में बीएससी लेवल जितनी हम लोगों की बायो की पढ़ाई होती थी, मतलब इतना वास्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है बायो। 2 बुक है एनसीईआरटी की, एक 11th की एनसीईआरटी, एक 12th की एनसीईआरटी, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे हम लोगों के नोट्स कराए गए, वो 2 बुक नहीं, वो 10 बुक के बराबर हम लोगों के नोट्स है वहाँ पे, कि मतलब 10 बुक का कंटेंट्स जो है हम लोगों का 11th-12th मिला के उतना हो जाएगा। 10 नहीं तो एटलीस्ट 7 to 8 जरूर हो जाएंगे। तो उतना हम लोगों को पढ़ाया जाता था, इतना वास्ट तरीके से। तो ये हो गई बायो की। तो इतना सब जो हो रहा है, तो इस वजह से मैं बस यही करता कि हाँ, मैं उसमें 12th में भी मेरा यही था कि हाँ, मैं रेगुलरली क्लास करता, क्लास में जाता, क्वेश्चंस वहाँ पे लगाता। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो मुझसे सॉल्व हो रहा है, बायो मुझसे बन रही है, क्लास में मुझे समझ आ रहा है, लेकिन याद नहीं हो रहा है। इस वजह से याद नहीं होता था, तो फिर टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते थे। टेस्ट में मेरे मार्क्स 150, 160, 200 के अराउंड ही रहते थे मेरे शायद ही कभी 300 क्रॉस किए थे बायो में 11th में और 12th में। तो मेरे बस वैसे ही मार्क्स मेरे वहाँ पे रह रहे थे। तो ऐसे करते करते मेरा 12th भी बीत रहा था। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, मैंने अप्रैल का बैच ज्वाइन किया था। अप्रैल मई 2 मंथ्स मेरे पढ़ाई हुई थी। जून में एक गलती हुई मुझसे। जून में जो है मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था, और हम लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाइक स्कूटी लेके निकले थे घूमने के लिए। हम लोग वहाँ पे बूंदी एक जगह है, तो हम लोगों का वहाँ जाने का प्लान बना था, तो हम लोग घूमने के लिए निकले थे। तो हुआ क्या कि जब हम लोग घूमने के लिए निकले, तो मैं स्कूटी चला रहा था, और मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मेरे कुछ जो तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब हम लोग निकले, तो हम लोग जब हाईवे पे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत हेवीली इंजर्ड हुआ। मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आई। इफ़ यू कैन सी, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड पे जो स्कार्स हैं, ये पूरे जो स्कार्स हैं वो उसी एक्सीडेंट के हैं। तो इतना ज़्यादा वो था दिक्कत, ये इतना ज़्यादा मेरा, तो ये जो स्कार्स हैं ये उसी एक्सीडेंट से हैं। और थैंक गॉड कि मैंने उस टाइम हेलमेट पहना था, तो मेरे सिर पे, फेस पे कोई भी चोट नहीं आई। मुझे हेड पे कोई सेवियर इंजरी, थोड़ा सा भी इंजरी नहीं हुआ हेड पे। मेरी जो भी दिक्कतें आई वो मुझे ये हाथ में आई, और एक लेफ्ट लेग में मुझे थोड़ा सा चोट लगा था। राइट लेग में चोट लगी थी, और ये लेफ्ट हैंड में जो भी स्कार्स थे मेरे। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा मुझे चोटें आई, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा थी। फिंगर्स तो मेरे डीप इंजरी हुई थी मेरे फिंगर्स में। उसके बाद हम लोग सबसे नियरेस्ट क्लिनिक पे गए, वहाँ पे बैंडेज हुआ मेरा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है वापस अपने, जब हम लोग रूम पे आए, नेक्स्ट डे मैं जो है वहाँ के नियरेस्ट हॉस्पिटल गया। वहाँ पे मैंने अपने और अच्छे से इंजरी कराए, और उसमें जब मेरा हुआ इंजरी तो मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग था वो फेज़, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी मुझे। वो भी मेरे लिए एक ट्रॉमा ही था, मुझे याद करके भी काफ़ी वो मतलब चिल्स आ रहे हैं मुझे एकदम। अभी भी लग रहा है कि मैंने क्या किया था उस टाइम। तो काफ़ी अलग टाइम, काफ़ी अलग फेज़ था वो भी। तो इंजरी के बाद जो है मुझे बेड रेस्ट मिला। मेरे लेफ्ट हैंड तो मेरा काफ़ी डैमेज हो गया था, मुझे पूरा प्लास्टर हुआ था। लेफ्ट हैंड मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है, सॉरी प्लास्टर नहीं, बैंडेज हुआ था। तो लेफ्ट हैंड मुझे मेरा पूरा बैंडेज हुआ था। राइट लेग में भी थोड़ा चोट लगी थी तो उस पर भी बैंडेज था। और इस हालत में तो ऑब्वियस है मैं क्लास जा नहीं पाता। तो मुझे आई गेस 3 वीक्स का, हाँ 3 वीक्स का मैं बेड रेस्ट पे था। 3 वीक्स तो मैं क्लास गया नहीं था, एग्जैक्ट 3 वीक्स 21 डेज। और उसमें जो है मेरी सारी मेडिकेशंस चल रही थी। तो 3 वीक्स बाद जब मैं थोड़ा रिकवर हुआ, जब मेरे जो इंजरीज थे वो थोड़े जब हील होने शुरू हुए, तब जाके मैं क्लासेस करना शुरू किया। और इन 3 वीक्स में मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे फ्रेंड्स का जो वहाँ पे थे। वहाँ पे मेरे पीजी में मैं था, 12th में मैं पीजी में रहता था, 11th में मैं हॉस्टल में रहता था। तो जो पीजी में जो मेरे 2 दोस्त थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी। मेरे खाने पीने का उन लोगों ने ध्यान दिया। मुझे जो टिफ़िन हमारा सिस्टम था तो वो लोग टिफ़िन जो ला के देते थे तो उन लोगों वो मुझे खिला दिया करते थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे वो मेरे फ्रेंड्स। तो उसके बाद जब मैं क्लास करना शुरू किया था तो मेरा काफ़ी ज़्यादा छूट गया था। इन 21 डेज़ में मेरे जो जो चैप्टर्स होते थे मैं आपको बताता हूँ। मेरे फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, आधा रे ऑप्टिक्स छूट गया था, मेरा पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो हमारे वहाँ पे फिजिक्स में 2 टीचर होते थे, केमिस्ट्री के 2 टीचर और बायो के भी 2 टीचर, यानी हमारे 6 क्लासेस चलते थे। मतलब क्लासेस डेली 4 होते थे लेकिन 6 चैप्टर्स एक बार में चलते थे। तीनों सब्जेक्ट के 2-2 टीचर रहते थे और 6 चैप्टर्स एक बार में चलते थे। तो फिजिक्स में मेरे वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा छूट गया, रे ऑप्टिक्स आधा मेरा छूटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आधा छूटा। केमिस्ट्री में मेरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेरा छूट गया। ऑर्गेनिक शुरू हुआ था, ऑर्गेनिक का मेरा छूट गया था काफ़ी पार्ट। और बायो में मेरी ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन छूटी थी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी छूटी थी। और बॉटनी में जो है मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का शुरुआत का जो है पार्ट, बीच का पार्ट जो है वो छूट गया था। तो इतना सारा जो मेरा छूट गया था, मुझे फिर अब इसको भी कवर करने थे और अपने क्लासेस भी रेगुलरली करने थे। तो फिर मैंने वही किया, मैंने अपने वहाँ पे जो क्लास को जो मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनसे उनका नोट्स लिया, उनका पीडीएफ स्कैन बनाया, और फिर मैं साथ साथ जो है जितना भी हो पाता अपने साइड से जो है अपना नोट्स बनाता और फिर क्लास भी रेगुलरली करता। तो इस वजह से जो मेरा धीरे धीरे जो एक बार जो बैकलॉग हो गया वो बैकलॉग ही रह गया। मैं नोट्स तो बना लिया लेकिन काफ़ी कुछ नोट्स बनाए मैंने, कुछ नोट्स मैंने नहीं बना पाए। तो लेकिन उससे वैसा कुछ समझ आया नहीं। एक बार जो मेरी वेव ऑप्टिक्स छूटी तो मुझे फिर वो कभी समझ आई नहीं नोट्स बना के। और उस वक्त मुझे उतना आइडिया था नहीं कि मुझे ऑनलाइन भी लेक्चर्स देखने चाहिए, किन के लेक्चर्स देखने चाहिए। मैं शुरू से उतना ऑनलाइन पढ़ता था नहीं, कोटा जाके मैं सिर्फ वहीं के क्लासेस करता। मैं उस टाइम उतना ज़्यादा ऑनलाइन का जो है मैं ऑनलाइन उतना नहीं पढ़ा था। तो वेव ऑप्टिक्स मेरी छुट्टी की छुट्टी रह गई। रे ऑप्टिक्स थोड़ा थोड़ा करके मैंने कवर किया। मैंने 10th में अच्छे से रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो थोड़ा बहुत उससे मुझे आता था, तो मैंने उससे कवर करने का कोशिश किया। लेकिन स्टिल एक जो अच्छा खासा जो पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स का, वो भी मुझे दिक्कतें दे रहा था, वो भी मुझे नहीं समझ आ रही थी। कोऑर्डिनेशन मेरी पूरी छूट गई थी। तो ऑर्गेनिक तो शुरू से ही मुझे दिक्कतें रहती थी, तो ऑर्गेनिक वैसे भी नहीं आ रही थी। और फिर रही बात बायो की, तो बायो वैसे भी नहीं समझ में आ रही थी। तो ऐसे जैसे तैसे करते करते मैंने अपना 12th भी कंप्लीट किया। 12th हमारा दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं दिसंबर के एंड में ही मैं घर आ गया था। तो 12th जैसे बोर्ड का ईयर होता है, तो जब मैं घर आया तो मेरा पूरा माइंडसेट ही ऐसा था कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है। मुझे बोर्ड्स में 50-60% भी आ रहे, 60-70% भी आएंगे तो मैं खुश हूँ। मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है बोर्ड्स में, मुझे नीट में ज़्यादा स्कोर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नीट क्लियर करना है। तो मेरा सारा फोकस जो है नीट पे ही था। मैंने सीबीएसई से 12th दिया है। तो सीबीएसई में हमारा क्या था कि डमी स्कूल था मेरा, बट हमारे प्रैक्टिकल्स थे। तो प्रैक्टिकल, और मेरा स्कूल जो है मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, अप्रॉक्स 55-60 किलोमीटर्स दूर था मेरा स्कूल। तो जब जनवरी में जब प्रैक्टिकल शुरू हुए तो मुझे प्रैक्टिकल के लिए उतना दूर जाना पड़ रहा था। हर दिन जो है मेरा पूरा दिन जो है प्रैक्टिकल में निकल जा रहा था। मैं मॉर्निंग में उठ के जाता, फिर वहाँ प्रैक्टिकल्स अपना सबमिट करता, फिर वापस आता।
और फिर घर पे भी आओ तो फिर प्रैक्टिकल कॉपी आपको बनाना है, उसमें जितने भी उसके जो फॉर्मेलिटीज होते हैं सारी चीज़ करना था। तो फिर इसी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट जो है वो चला गया था प्रैक्टिकल करते करते ही। 5 सब्जेक्ट्स थे मेरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड कौन सा था, अप्लाइड आर्ट्स। ओके ठीक ना, अप्लाइड आर्ट्स था। तो इसी सब में जो है मेरे 5 सब्जेक्ट्स के 5 डेज में प्रैक्टिकल थे, और यही सब करते करते मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इसमें चला गया। तो जनवरी और मिड फेब ऐसे ही बीता है मेरा। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई थी, और जब अब ऑलमोस्ट मेरे सामने था मेरा बोर्ड्स का मार्च में, तो मैंने धीरे धीरे बोर्ड्स पे भी अपना शिफ्ट किया कि हाँ अब बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 11th-12th में हम लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस छूट गया था। हम लोग मेनली जो मेजर जो हम लोगों का पढ़ाई होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जो कि नीट का पढ़ाई होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो हम लोगों का राइटिंग वाला जो होता है वो चीज़ हम लोगों का छूट गया था कि हाँ क्वेश्चंस बनाना कैसे, आंसर्स कैसे फ्रेम करना होता है, तो वो सब चीज़ छूट गया था। राइटिंग प्रैक्टिस मेरी छूट गई थी, तो मुझे वो डेवलप करनी थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता, मैंने अपने जो बुकलेट्स थी जो हमें एलएन में प्रोवाइड की गई थी, और जो पीवाईक्यूज जो बोर्ड्स के जो पीवाईक्यूज वाले जो बुकलेट्स है प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले, मैंने उन आंसर शीट मैंने उसको परचेज कर रखा था। तो मैं उसके आंसर्स देखता, वैसे मैं फिर आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करता। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगा मेरा। नीट से काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नीट पे उतना ध्यान दे ही नहीं पा रहा था। टेस्ट जब हमारे होते थे रेगुलरली 14 डेज पे या 21 डेज पे या रेगुलरली जो भी टेस्ट होते थे, मैं उसको भी स्किप करने लग गया था, जो मेजर टेस्ट हमारे होते थे फुल सिलेबस। ऑब्वियस मैं स्किप ही करता, क्योंकि मेरी जब पढ़ाई नहीं हो रही थी तो मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो बहुत डिमोटिवेट हो जा रहा था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन वाले स्टेट में जा रहा था। मुझे आइडिया भी नहीं लग रहा था कि मैं कितना प्रेशर ले रहा हूँ खुद के ऊपर, और यही चीज़ आगे जाके कंटिन्यू होते चली गई। जैसे जैसे बोर्ड्स आई और करीब आई, मैं और थोड़ा ज़्यादा और सीरियस होने लगा बोर्ड्स के, और फिर मैं रात रात भर पढ़ाई करता बोर्ड्स के लिए। और जैसे अगर कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो मैं उससे एक रात पहले 5-6 बजे तक तो मैं पढ़ाई ही करता। फिर उसके बाद थोड़ा देर भी मैं बिना सोए एग्ज़ाम देने जाता था। मैं थोड़ा भी देर नहीं सोता था, और मैं फ्रेश होता, फिर जाके मैं अपना नाश्ता करता, ब्रेकफास्ट करके मैं चला गया एग्ज़ाम देने के लिए। बीच में मैं कॉफ़ी पी ली कभी मैंने, या फिर कभी एनर्जी ड्रिंक पी। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने चला गया। तो एग्ज़ाम मैं ऐसे ही देता, एग्ज़ाम थोड़ा हेडेक रहता था तो, लेकिन एग्ज़ाम मैं लिख के आता। उसके बाद फिर मैं आके आराम से अपना रेस्ट कर लेता था। तो ऐसे ही करके मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए। सारे एग्ज़ाम्स मेरे ऐसे ही गए हैं। मैं एग्ज़ाम से पूरी रात पहले पढ़ाई करता, थोड़ा हुआ तो 1 घंटा सो लेता, और फिर एग्ज़ाम देने चला जाता। और ऐसे ही कर करके मैंने अपने बोर्ड्स निकाले हैं। और जब बोर्ड्स में जो मेरे मार्क्स थे वो आए थे 74.8%, यानी 374 आउट ऑफ 500 मेरे मार्क्स थे बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स उतना अच्छा गया नहीं मेरा, बोर्ड्स में भी मार्क्स आए नहीं। और अब मेरे पास जो 40-45 डेज बच रहे हैं मेरे नीट के लिए, तो मुझे अब नीट का भी पढ़ना है धीरे। और ये जो 40-45 डेज थे, ये मेरे टफेस्ट 40 to 45 डेज हैं अभी तक के। इसमें मैं इतना धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, मैं इतना डिप्रेस्ड हो जा रहा था कि मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे मन में तो यही था कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। डेली टारगेट सोच के चलता था, यार अब पूरा दिन है तो मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे भी सही से नहीं पढ़ रहा हूँ। मम्मी पापा को लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छे से पढ़ के आया है, पहले से भी अच्छे है पढ़ने में, तो निकाल देगा, फर्स्ट बार में निकाल देगा, एक बार में हो जाना चाहिए। पापा से मैं उतना फ्रेंकली बोल नहीं पाता था, लेकिन मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मम्मी पढ़ाई वैसी हुई नहीं है कि मेरा नीट में जो हो इस बार सिलेक्शन हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ लूँगा। मम्मी भी थोड़ा कहती थी कि नहीं नहीं अरे तुम ज़्यादा सोच रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम पढ़ाई करते रहो। वो भी उतना नहीं समझ पा रही थी कि मुझ पर क्या बीत रही है। धीरे धीरे जब मैं और उनको बताया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ नहीं, पढ़ाई इस बार उतनी अच्छी रही नहीं है जो इसका इस बार हो। तो मम्मी ने ये चीज़ पापा को बताया, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत थी नहीं जो मैं पापा को फेस कर सकूं कि हाँ पापा जो मेरा जो 2 साल का पढ़ाई था कोटा में वो वेस्ट हो गया, इस बार मेरा होने वाला है नहीं नीट। मुझ में उतनी हिम्मत आ नहीं रही थी कि मैं पापा को जाके ये बात बताऊं। तो बस वही हुआ, मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने बोला अरे वो ओवरथिंक कर रहा है, ऐसे नहीं होता है, उसका हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, उसका हो जाएगा। लेकिन बस वही यही चीज़ होता गया, दिन ब दिन निकलते गए। और जब मेरा नीट का एग्ज़ाम आया सामने, इट वॉज 7 मई 2023 मॉर्निंग में मैं गया। मेरा सेंटर मेरे घर से 30-40 किलोमीटर दूर था, तो मैं पापा के ही साथ गया था एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम हॉल पहुंचा मैं, फिर वहाँ पे जब अंदर हम लोगों की एंट्री हुई तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़, मैं काफ़ी नर्वस था कि यार वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं 2 साल से पढ़ रहा था, और मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार होने वाला है नहीं।
तो बस मैं क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहा था और ये वेट धीरे-धीरे मुझे और अंदर से डर आती जा रही थी कि हाँ यार, पेपर कैसा आने वाला है, मुझसे बनेगा नहीं बनेगा। और वो पेपर जब आया, फिर जब मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया, काफ़ी चीज़ मुझसे नहीं बन रही थी। वो 3 आवर्स काफ़ी टफ थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ाई किया है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन बनते कुछ नहीं बनते, लगातार 1-2 क्वेश्चन छूट रहे थे, फिर 1-2 बनता, फिर मुझसे क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो ऐसे करते-करते मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया। मैं बाहर आया तो पापा पूछे कि क्या लग रहा है, इस बार हो जाएगा? तो मैंने बोला नहीं पापा, मुश्किल है, शायद से ही 400 मार्क्स आए मुझे। मैंने शायद से 400 नंबर का भी नहीं बना के आया हूँ मैं, तो शायद 400 भी नहीं आए मेरे। और हुआ भी वही, जब हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा, तो उसमें मेरे स्कोर थे 389 मार्क्स आउट ऑफ 720, जिसमें से मेरे फिजिक्स में स्कोर थे 128, केमिस्ट्री एंड बॉटनी में मेरे स्कोर थे 70 एंड 70 ईच, और जूलॉजी में मेरे स्कोर थे 121 आई गेस। तो मेरा हुआ नहीं और मैं थोड़ा और डिप्रेस हो गया। मेरा स्कोर मुझसे मतलब लगा कि यार इतना खराब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपना 2 साल बर्बाद कर दिया, मेरा इस बार नीट हुआ नहीं। मैं वापस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था एक और ड्रॉप के लिए, मैं कैसे पढ़ता क्या नहीं पढ़ता। मैं चुपचाप ही रहता, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा था कि मुझ पे क्या बीत रही है, मेरे अंदर मैं क्या सोच क्या रहा हूँ, जो मेरा इतना खराब जो मेरा पढ़ाई गया। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, शेयर नहीं कर पाता। तो दिन बीते, कुछ दिन बाद धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ, थोड़ा स्टेबलाइज़ हुआ अपने को लेके, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं ऑब्वियसली ड्रॉप तो लूँगा ही, मैं छोड़ूँगा नहीं यहाँ पे। तो मैंने एक और ड्रॉप लेने का, एक और अटेम्प्ट देने का सोचा, और उसके बाद मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पटना चला जाऊँगा, मैं अपना 1 साल जो है अब पटना में पढ़ाई करने वाला हूँ। तो पटना में मेरे एक मामा जी रहते थे, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया। मैं वहाँ पे जब पटना जो शिफ्ट हुआ, तो मुझसे ये था कि यार मैं ड्रॉपर बैच तो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ नहीं किसी का भी। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं कि मैं वापस कोटा जा पाता, एक और साल मैं कोटा में लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च कर पाता। तो उस टाइम काफ़ी दिक्कतें थी हमारे फैमिली में, तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं कोटा तो नहीं जा पाऊँगा, तो इसलिए मैं पटना में ही रहने वाला हूँ। और पटना में भी मैं कोई और जो है ड्रॉपर बैच में ज्वाइन नहीं करता। तो मैंने क्या किया कि मैंने बस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी एलएन की 2024 के अटेम्प्ट के लिए, और फिर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करने का था ना कि मैं पूरा टाइम जो है अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करूँगा। तो पटना में जैसे मैं पढ़ना शुरू किया, तो धीरे-धीरे मैंने जो है अपनी जो गलतियाँ की थी, मैंने उस पे वर्क करना शुरू किया। धीरे-धीरे मुझे आइडिया लगा कि मुझे पढ़नी कैसे है, कैसे मुझे पढ़ाई करनी है, बायो में मुझे कैसे पढ़ना है, बायो में थोड़ा और एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच मैंने अपना रखा। ऑर्गेनिक में भी मैंने और एनसीईआरटी बेस्ड रखा था, ऑर्गेनिक मैंने पढ़नी शुरू की। मैंने यूट्यूब से ऑर्गेनिक और बायो पढ़ाई की है अपने फर्स्ट ड्रॉप में। और उसके बाद कुछ-कुछ जो चैप्टर्स मेरे छूटे थे, जैसा कि मैंने बताया था 11th में मेरे काफ़ी चैप्टर्स छूट गए थे, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऐसे करके काफ़ी चैप्टर थे, कोऑर्डिनेशन वगैरह। तो इस सब के जो लेक्चर्स भी मैंने करने शुरू किए। लेक्चर्स मैं टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेता, कुछ-कुछ यूट्यूब पे भी रहते थे, तो मैं वहाँ से भी करता था, उम्मीद बैच के हुए या फिर दूसरे टीचर्स के। तो फिर वहाँ से मैं अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करना शुरू किया। टेस्ट मैं देता रेगुलरली, 14 डेज पे हमारे टेस्ट होते थे वहाँ पे पटना में, ऑफलाइन में, एलटीएस लीडर टेस्ट सीरीज में। और कोशिश करता था मैं कि मैं सारा सिलेबस जो है टेस्ट का कवर करके जाऊँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होते थे, कुछ ना कुछ छूट जाता था। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुझे पढ़ना ही है, मैं रिवाइज भी करता नोट्स को, और फिर मैं उसके क्वेश्चंस भी लगाने का कोशिश करता, पीवाईक्यूज लगाने का कोशिश करता। तो सारा चीज़ नहीं हो पाता था, तो उसमें भी बैकलॉग्स थोड़ा बहुत रह ही जाते थे। तो इस वजह से टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो टेस्ट में मेरे मार्क्स वैसे ही 400 to 500 के बीच में रहते थे, कभी कदाल 500 क्रॉस किए। और जो मेरे मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो मार्क्स गए थे लीडर टेस्ट सीरीज में, होल जर्नी में, होल मेरे ड्रॉप ईयर में, वो थे 546। हाँ, 546 मेरे हाईएस्ट मार्क्स गए थे मेरे फर्स्ट ड्रॉप में। और उसके अलावा इसी के, और ये 546 और 300-400 के रेंज में ही मेरे मार्क्स जो है बेसिकली रहते थे। इसके अलावा जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो लगाता था, पास्ट नीट के पेपर 2016 से मैंने लगाने शुरू किए थे, तो उसमें मेरे मार्क्स आते थे। उसमें कभी मैंने जब वो रिपीटेड टाइम्स लगाने लगे, तो फिर उसमें थोड़ा मार्क्स आने लग गया था। 600 मैं प्रीवियस ईयर पेपर में टच कर पा रहा था। लेकिन उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि पीवाईक्यूज मैंने ज़्यादा बार प्रैक्टिस की थी, तो मुझे पता था कि हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे बनाना है। तो इस वजह से उसमें मार्क्स लाना ईजी था, लेकिन लीडर टेस्ट सीरीज के पेपर में मेरे मार्क्स उतने आते नहीं थे। तो फिर ऐसे ही मेरा फर्स्ट ड्रॉप भी बीता, मैं ऐसे ही जो है पढ़ाई करते गया।
धीरे धीरे मेरी और जो है एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच रहती थी। और फिर मेरा नीट का डेट आया 5 मई 2024। तो 5 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से पहले मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मेरा उस टाइम थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो एग्ज़ाम से पहले मैं मेडिसिन जो खा के गया था, मुझे सर्दी थी तो मैंने सर्दी का मेडिसिन लिया था, और मुझे याद भी नहीं था कि सर्दी का जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ उससे मुझे नींद आने वाली है। तो मैं मेडिसिन खा के गया एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा और एंटर करने से जस्ट पहले मुझे जो है थोड़ा थोड़ा स्लीपी जो है मैं फील करने लगा। मुझे नींद आने लगी थी हल्की हल्की। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे एंटर किया, धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। और फिर जब पेपर आया, मैंने बनाना शुरू किया तो थोड़ा मुझे नींद आ रही थी। मैं अपने मतलब 100% अटेंटिव मैं था नहीं। मैंने अपना बायो से शुरू किया, बायो बनाए, केमिस्ट्री बनाए, फिजिक्स बनाए। मैं 100% अटेंटिव हो नहीं पा रहा था शुरू में, इस वजह से मेरे बायो में काफ़ी ज़्यादा समय लग गए। फिर मैं केमिस्ट्री पे मूव किया, केमिस्ट्री काफ़ी मैंने बनाए। ऑर्गेनिक के मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, आई गेस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने ऑर्गेनिक के सही किए थे उस टाइम। फिर ऑर्गेनिक मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैंने ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था ऑर्गेनिक पे, तो ऑर्गेनिक मेरी सही हो गई थी। मैंने ऑर्गेनिक बनाया, फिर मैं फिजिक्स बनाने गया। फिजिक्स में मुझे उतने ज़्यादा टाइम बचे नहीं, फिजिक्स का मुझे क्वेश्चन छूट गया था काफ़ी ज़्यादा। मैंने 11 क्वेश्चन शायद मेरे छूटे थे फिजिक्स में, उसके अलावा मैंने बनाए थे। तो यही था मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का, मैंने पेपर बनाया, मेरे क्वेश्चन छूटे, मैंने ओएमआर फिल किया। ओएमआर में भी 2 गलतियाँ, शायद 1 या 2 गलतियाँ मुझसे हुई थी, 2 गलतियाँ शायद हुई थी मुझसे ओएमआर में। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, अपना नीट का पेपर दिया। फिर मैं आता हूँ सामने मिलाने के लिए, तो तुरंत से तो आता है नहीं आंसर की, तो मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ आंसर की का। और फिर यूट्यूब पे जो है काफ़ी टीचर्स जो है लाइव पेपर सॉल्व करने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि जब तक आंसर की आएगा तब तक मैं इनसे मिला लूँगा। और टीचर भी क्या गलती करते हैं कि लाइव पेपर सॉल्व करने की वजह से जल्दी में हम लोगों को क्या है कि सबसे पहले डिलीवर करना है कि हाँ सबसे पहले हमने पेपर सॉल्व कर दिया नीट का, हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आ गई। तो इस चक्कर में वो लोग जल्दी पेपर सॉल्व करते हैं। मैंने शुरुआत के 10 क्वेश्चन मिलाए, जिसमें से 2-3 तो उन्होंने गलत आंसर बताया। और ये मैं एक बहुत रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म का बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये काफ़ी रेप्यूटेड है, नीट के फील्ड में काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने 10 क्वेश्चन में से, जो हमारी मैम थी, बायो मैंने सॉल्व करना शुरू किया था, मैम ने 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन तो गलत ही आंसर बता दिए। तो मेरा इससे हो गया दिमाग खराब कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सारा क्वेश्चन मुझसे गलत ही करवा रहे हैं। तो इससे मेरा मतलब मेरा वैसा हो गया कि हटाओ यार, मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आंसर की का वेट करता हूँ। तो जैसे आंसर की आई और वो दूसरे कोड की आंसर की थी, तो मुझे एक एक क्वेश्चन जो है खोज के वो चेक में कर रहा था एक एक क्वेश्चन को। तो मैंने अपना पेपर एनालिसिस शुरू किया। तो जैसे मैंने अपना फिजिक्स का जो है सारा आंसर की से जब मैच किया, तो फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे 111 मार्क्स, और यहीं पे मेरे 69 मार्क्स कम हो गए। तो इतना तो आइडिया लग गया था कि हाँ 650 तो मेरा गया, 650 तो आने से रहा। 650 क्या, अब शायद ही 600 भी आए, क्योंकि आगे भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा है और गलत तो होंगे ही। फिर केमिस्ट्री में मैच करता, केमिस्ट्री में मेरा रिलेटिवली अच्छा गया था। मैंने केमिस्ट्री में 145 स्कोर किया था, तो केमिस्ट्री में मेरे 145 मार्क्स थे, तो केमिस्ट्री मेरा ठीक गया। फिर जब मैंने बायो मिलाया तो बायो में मेरे वापस कम मार्क्स आ गए। बायो बीइंग द ईजिएस्ट बायो था, स्टिल मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया बायो में मैं फुल अटेंटिव था ही नहीं, मुझे नींद आ रही थी और मैं पेपर बना रहा था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई थी बायो में मुझसे। तो बायो में मेरे मार्क्स थे 313 मार्क्स, और मेरा टोटल मार्क्स जो था वो 574 था, जो कि बाद में 5 मार्क्स घट के 569 मार्क्स थे मेरे। तो सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरे 569 मार्क्स थे, तो फिर वापस वही फेज मेरा कि यार इस बार भी नहीं हुआ, पता तो है ही क्या सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। लास्ट ईयर के ट्रेंड को भी देखे तो बिहार का मैं हूँ, तो बिहार में 608, 9, 10 ऐसा कट ऑफ रहता है। इस बार भी मेरा नीट जो है खराब ही चला गया, तो मेरा ये ड्रॉप भी बेकार हो गया। तो वो रात काफ़ी ज़्यादा वो रात काफ़ी टफ थी मेरे लिए। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी कि यार ये अटेम्प्ट भी मेरा ख़राब हो गया। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं अपने मामा जी के साथ था, मेरे बड़े मामा जी साथ थे। बड़े मामा जी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगले बार वापस से देना, अगले बार ज़रूर हो जाएगा। उन लोगों ने, मेरे बड़े मामा जी मामी जी के साथ था मैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने। लेकिन स्टिल जो एक स्टूडेंट पे बीतता है वो खुद ही जान रहा होता है। पेरेंट्स बोलते हैं हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जितना हम लोग जो खुद से फील कर रहे होते हैं, वो चीज़ जो हम लोग उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को। तो वही चीज़ मेरे भी साथ था, तो मैं उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा था उनको कि मैं क्या फील कर रहा हूँ।
और उनके चेहरे पे भी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मुझे साफ दिख रही थी। वो कितना भी हाइड करने की कोशिश करते कि कोई बात नहीं, हम लोगों को यहाँ प्रोत्साहित करना है, तो हम लोग अपना डिसअपॉइंटमेंट ना दिखाएं इसे, लेकिन स्टिल मुझे वो दिख जाती। तो हाँ, मुझे पता चल रहा था कि हाँ, मैंने ये अटेम्प्ट भी अपना खराब कर दिया। तो मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट, मैंने एक और ड्रॉप लेने का सोचा। और मेरे फैमिली की तरफ से था कि देखो, ये अब हम लोग उतना कैपेबल है नहीं कि ज़्यादा पढ़ा तो पाएंगे नहीं, उतना कैपेबल है नहीं उतना पढ़ाने का, इतना पैसा खर्च करने का। तो ये तो क्लियर था मेरा कि हाँ, ये जो ड्रॉप मैं अब लेने वाला हूँ ये मेरा लास्ट ड्रॉप होने वाला है। सेकेंड ड्रॉप में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर जो है मैं शायद ही अब दोबारा ड्रॉप लेता। तो फिर मैंने सेकेंड ड्रॉप लेने का सोचा। सेकेंड ड्रॉप लेने से पहले, जो मैं वापस पढ़ाई शुरू करने से पहले, मैंने अपना जो है मुझसे जो गलतियां हुई मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने सारी गलतियों को नोट किया कि मुझसे कैसे क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। तो ये सब चीज़ मैंने जब डिसाइड किया, तो हमारे यहाँ पटना में जो गोल इंस्टीट्यूट है, मैंने उसका गोल विलेज, एक उन लोगों का खुद का एक हॉस्टल है, काफ़ी दूर है मेन सिटी से। तो मैंने उसका GVET जो एग्ज़ाम है मैंने वो एग्ज़ाम दिया। मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था टेस्ट सीरीज़ के लिए। मैंने वापस टेस्ट सीरीज़ ही ऑप्ट किया था क्योंकि मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कुछ ही चैप्टर्स मेरे छूटे थे, तो लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्लासेस मैंने कर लिए थे। मेरे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स के नोट्स ज़रूर थे। तो फिर जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट के लिए जो मैंने पढ़ाई की वो गोल विलेज जाके की। और वहाँ की जर्नी काफ़ी अलग है। वो जर्नी खुद में एक डिफरेंट स्टोरी रखती है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ज़रूर रखना चाहूँगा, या फिर मैं उसको अब उसमें जो मेरे अप्स एंड डाउन्स थे उसको मैं अपने पढ़ाई के तरह जो है स्ट्रेटजी वाले वीडियो की मैंने कैसे क्या पढ़ाई किया था उसके फॉर्म में मैं जरूर रखूँगा। तो इस वीडियो के लिए यही था मेरा फेलियर का स्टोरी, कि कैसे मैं फेल किया 2 टाइम्स नीट में। मैंने क्या मैंने मेजर चीज़ें बताई नहीं कि मैंने कैसे मैंने डिप्रेशन फेस किया था अपना। जो सबसे मोस्ट हेल्पफुल जो रही मुझे, जो डिप्रेशन से मुझे जो बाहर लाने में जो मेरा सबसे मेन जो हेल्प किया, वो था एक तो फैमिली का जो सपोर्ट था वो तो था ही, कि हाँ फैमिली से मेरी थोड़ी बात होती, लेकिन मैं उतना ज़्यादा उनसे नहीं कन्वे कर पाता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ नीट में 2 बार फेल करने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। इसके अलावा जो मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने में जो सबसे ज़्यादा मेन जो रोल रहा है वो रहा है भगवान का। जो फर्स्ट टाइम जब मैंने फेल किया और जब मैंने वापस पढ़ाई करना शुरू किया, तो मुझसे वो शुरू हो नहीं रहा था, मैं पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पा रहा था। तो जो फर्स्ट ड्रॉप में जो मैंने क्या किया था कि पहले मैं उतना रिलीजियस स्टूडेंट था नहीं, मैं रिलीजियस पर्सन में से था नहीं शुरू में। मैं हाँ मानता था भगवान में, लेकिन उतना ज़्यादा डीपली भी नहीं। तो लेकिन जब मैं फेल किया तो जब फिर मैंने भगवान का सहारा लिया, मैं उनके भजन सुनता, मैं उनके गाना सुनता। मुझे जब नींद नहीं आ रही होती तो मैं उनके भजन लगा के, हेडफोन लगा के अपना सो जाता। धीरे धीरे मैं अपने पीस को और ज़्यादा, मैं पीस के तरफ बढ़ रहा था। मैं भगवान से कनेक्ट कर पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली इस चीज़ों से, जो उनको बार बार सुन के मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई। मैं भगवत गीता का श्लोक सुनता, मैं कृष्ण जी का श्लोक सुनता, मैं उनकी वाणी सुनता जो भगवत गीता का है, और मैं काफ़ी ज़्यादा भजन सुनता। मैं शिव जी के भजन सुनता, उनके जो गाने होते थे, तांडव स्तोत्रम, जितने भी स्तोत्रम होते थे मैं उनको सुनता। धीरे धीरे मैं खुद को और ज़्यादा स्टेबलाइज करने लगा, और ये चीज़ें काफ़ी मुझे हेल्प की मुझसे डिप्रेशन से मुझे ओवरकम करने में। तो इस चीज़ का मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि हाँ मैंने भगवान को चुना। तो जब आप फेल कर रहे होते हैं तो भगवान एक बहुत बड़ा सहारा बनते हैं आपके लिए। आपको ये चीज़ हमेशा एक बिलीफ में रखना चाहिए कि हाँ, हमसे ऊपर भी एक एंटिटी है, एक जो सुप्रीम पावर है वो हमसे ऊपर है, जो हमेशा हमें देख रही होती है, हमें सपोर्ट कर रही होती है। क्योंकि भगवान जो है वो ऑब्वियस है, कोई ना कोई एक सुपरनेचुरल पावर जरूर है जो हम सब से ऊपर है, हम सब से परे है, जिसके बारे में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते। वो हमेशा हमारे ऊपर नज़र रख रही होती है, हमें सपोर्ट, एक इनविजिबल सपोर्ट उनका हमेशा बना रहता है। और जब से मैंने कनेक्ट किया है गॉड से, ईश्वर से, तब से मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ। मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानता हूँ कि हाँ, जब मैं अपने लो फेज में था तो मैंने एक सपोर्ट, जो मेरा जो एक इनविजिबल सपोर्ट था गॉड का, मैं उसके तरफ हमेशा रहता था, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी हुई थी। तो बस यही था मेरा ड्रॉप का स्टोरी, यही था मेरा फेलियर का स्टोरी। और इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर आप इसे ज़रूर सीखें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसे सीखने को मिला होगा। और एक जो एडवाइस है आप लोगों से, वो यही है कि जब भी आपको थोड़ा भी स्ट्रेस हो, कोई भी आपको टेंशन हो, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर कहें।
मैं उतना ज़्यादा नहीं कह पा रहा था अपने पेरेंट्स से, इस वजह से मैं थोड़ा और ज़्यादा डिप्रेशन में चलता चला गया। अगर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्वे की होती अपने दिल की बातें जो मुझ पे बीत रही है, तो शायद वो दिन मुझे ना देखना पड़ता, मैं उतना ज़्यादा डिप्रेस ना रहता। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा भी कुछ खराब फ़ील कर रहे हैं, अपने पढ़ाई को लेके डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर से सपोर्ट सीक करिए, आप उनसे हेल्प लीजिए, आप उनसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करिए। आपके वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, किन्हीं से भी। आपको जिनसे भी लग रहा है कि हाँ, ये ज़रूर मुझे हेल्प करेंगे सपोर्ट करेंगे, तो आप उनके पास ज़रूर जाइए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी नीट से मेरी जर्नी से रिलेटेड मेरी स्ट्रेटजी के वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।